नमस्कार। पारदर्शी विकास समाचार न्यूज चैनल में आप समस्त लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि मध्यम वर्ग के आय स्रोत में जो वृद्धि हुई है उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें। इसके लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं पारदर्शी विकास समाचार पत्र के संपादक सुशील कुमार। सुशील कुमार जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका नमस्कार पीयूष जी, इस चैनल नमस्कार। में हार्दिक जी, स्वागत है। जी, जी, जी। सुशील जी, बताइए हुँ, कि सरकार ने हुँ, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए हुँ, जो बजट की घोषणा की है, हुँ, इसमें मध्यम वर्ग के लिए 12 लाख रुपए तक की हुँ, आय सीमा में छूट दी गई है। हुँ, हुँ, ऐसी दशा में मध्यम वर्ग के हाथ में पैसा बचेगा, हुँ, उसको आयकर नहीं देना पड़ेगा। हुँ, तो इस पैसे को वो कहाँ इन्वेस्ट करे हुँ, जिससे कि पैसा भी सुरक्षित रहे हुँ, और उसकी आय में भी वृद्धि हो वैद्य। और कोई जोखिम ना हो भविष्य में। हुँ, इस पर आप बताइए, ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें मध्यम वर्ग। जी, सर्वप्रथम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं और शायद आज लोगों को इसकी आवश्यकता है। देखिए पीयूष जी, इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट एक ऐसा वर्ड है, ऐसा शब्द है जो देखें तो इतना सरल नहीं है। खास तौर से अब बड़े शहरों में तो लोग जागरूक हो गए हैं और जागरूकता के अनुसार वो अपना निवेश करते हैं। लेकिन अभी भी छोटे शहरों में जो क्षेत्रीय अभिकर्ताओं ने, संस्थाओं के अभिकर्ताओं ने जो सलाह दी, एडवाइस दी, उसके अनुसार वो अपना निवेश कर देते हैं। वो निवेश कभी-कभी बहुत भारी पड़ जाता है, कभी-कभी बहुत गलत हो जाता है। उसके कारण कई हो सकते हैं। ऐसी स्थितियों में बहुत सा निवेश डूब भी जाता है, और उसका रिटर्न भी नहीं मिलता है। उसका रिटर्न भी नहीं मिलता है। तो जो पैसा डूब जाता है, उस पैसे को बचाने के लिए हम उन अभिकर्ताओं को दोषी नहीं ठहराएंगे। उसके लिए हमारी सरकारें भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं और जिनके कारणों से, जिनके कानून का लाभ उठा करके वो संस्थाएं बच निकलती हैं और इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाता है, या फिर पचासों साल, बीसियों पच्चीसों साल केस लड़ते हैं और अन्यथा थक हार कर वो बैठ जाते हैं और उनका पैसा डूब जाता है। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती हैं। प्रश्न आपका यह है कि अब वर्तमान में वर्तमान सरकार ने जो बजट पेश किया है इस बार, उसमें इनकम टैक्स की सीमा 12,75,000 तक बढ़ा दी है। 12 लाख सामान्यता और 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, 12,75,000। तो अब ऐसी स्थिति में टैक्स का तो बोझ रहा नहीं, और जब टैक्स का बोझ नहीं रहा तो उन्हें कहीं ना कहीं अपने पैसे को निवेश करना होगा। तो अगर निवेश को हम देखें तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने निवेश को पोर्टफोलियो बना करके निवेश करना चाहिए। पोर्टफोलियो बनाने के निवेश का मतलब क्या हुआ? पोर्टफोलियो बना के निवेश का मतलब हुआ कि हम कुछ पैसा ऐसी जगह निवेश करें जहां से मुझे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत पैसा मिल जाए। कुछ पैसा हम ऐसी जगह निवेश करें जहां से मुझे रिटर्न्स बेटर मिले। कुछ पैसा हम ऐसा निवेश करें जो हमारा लॉन्ग टर्म हो और हमारे बच्चों की पढ़ाई और विभिन्न स्रोत, मैरिज के लिए या अन्य हायर एजुकेशन के लिए, वो लॉन्ग टर्म स्कीम्स में पैसा जमा कर सकता है। संचित पूंजी उसको डिवाइड कर दें, डिवाइड कर दे, एक पोर्टफोलियो बना ले, एक पोर्टफोलियो बना करके तब वो निवेश करे। पूरा एक जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। पूरा एक जगह निवेश नहीं करना चाहिए जी। अच्छा, अब पोर्टफोलियो जैसे बनाता है तो अब इसमें क्या आता है कि मेरे पास बैंक्स भी आ गई, बैंक्स आ गई। बैंक्स में हमें कौन सा पैसा रखना चाहिए? बैंक्स में हमें वो पैसा रखना चाहिए जो हम त्वरित जाकर के अपने पैसे को विड्रॉल कर सके, यानी आवश्यकता पड़ने पर तुरंत पैसा उपलब्ध हो जाए। उपलब्ध हो जाए। हाँ। तो वो पैसा हमें बैंक में रखना चाहिए।
कुछ पैसा हमें म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में भी दो तरह से निवेश होता है, एक मुझे होता है लॉन्ग टर्म और एक होता है शॉर्ट टर्म। ठीक है, इस पर अगर हम देखें तो इसमें भी वाइफरकेट करने की आवश्यकता होती है एज वाइज। सपोज जैसे किसी मध्यम वर्ग की आयु, पैसा लॉन्ग टर्म में लगाएंगे, कुछ शॉर्ट टर्म में लगाएंगे। हाँ, कैसे लगाएंगे? सपोज जैसे किसी व्यक्ति की आयु 30 से 35 वर्ष के बीच है, तो यदि 30 से 35 वर्ष की आयु है तो उसके पास बहुत सारा ह्यूज टाइम है। आज तो उसके पास पैसा आ रहा है और आज वो पैसा जो उसके पास आ रहा है ऑलरेडी उसके पास पैसा सरप्लस हो रहा है, और जब सरप्लस हो रहा है तभी वो निवेश करेगा। बिल्कुल सही बात, जब है ना, 30 से 35 साल के व्यक्ति के पास पैसा सरप्लस होगा, अधिक पैसा होगा तभी उसका निवेश करेगा। तो जब वो निवेश करेगा तो उसके पास जो ऑप्शंस हैं यानी आने वाले खर्चे हैं वो कम से कम 15 से 20 साल बाद, है ना। बच्चों के लिए मैरिज का प्लान, ये भी 15-20 साल, अन्य कुछ खर्चे हैं जो 10 से 15 साल। तो उसके पास एक टाइम होरिजन है, तो अपना कुछ निवेश वो लॉन्ग टर्म में इस प्रकार कर सकता है म्यूचुअल फंड के माध्यम से, जिससे कि उसे उसका रिटर्न ज्यादा आए। यानी कि ये कि व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार हाँ इन्वेस्ट करे, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको देख के हाँ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में निवेश करे। अच्छा, अब जैसे किसी व्यक्ति की एज है 55 साल और उसका रिटायरमेंट है 60 साल या 62 साल या 65 साल, तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो 55 साल का है उसके बच्चों की अगर हम आयु की बात करें तो सामान्यतः उनके बच्चों की आयु 17-18 साल के आसपास होती है, 15 साल से ऊपर होती है। तो ऐसी स्थिति में यदि 15 साल से ऊपर है तो उनके पास खर्चे सामने आ चुके होते हैं, तो उनको हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देंगे, उनको शॉर्ट टर्म में ही निवेश करना चाहिए। जिसका कारण कि उनके पास जो खर्चे हैं वो सामने उपलब्ध है। हाँ, सामने हैं खर्चे, हैं, लॉन्ग टर्म कोई आवश्यकता। एक बात और आती है इसमें, हमने इनको शॉर्ट टर्म तो चूज कर लिया, लेकिन साथ ही साथ बहुत से विभाग ऐसे हैं जिनमें पेंशन ऑप्शन नहीं है, तो समय के देखते हुए व्यक्ति को अपनी पेंशन का इंतजाम भी स्वयं करने होता है, और जब स्वयं करना होता है तो अभी तक उसने प्रीवियस में नहीं किया है तो बचा हुआ रेस्ट टाइम उसके पास मैक्सिमम 10 ईयर का है, तो 10 ईयर में उसे वर्तमान लायबिलिटीज को भी फिनिश करनी है और साथ ही साथ में अपनी पेंशन की इनकम का भी व्यवस्था करनी है, भविष्य उसका सुरक्षित रहे। तो ऐसी स्थिति में हम कुछ पैसा उसको लॉन्ग टर्म पे एडवाइस करने की सलाह दे सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं कि वो लॉन्ग टर्म पे भी कुछ पैसा उसके अपने कैरियर के लिए वहां पे निवेश कर सकता है। म्यूचुअल फंड चूंकि जोखिम होता है, म्यूचुअल फंड में जोखिम होता है और जोखिम इस पे होता है चूंकि वो मार्केट पर निर्भर होता है, इसलिए शॉर्ट टर्म पर हम मान के चलें कि हम उस पर रिटर्न्स बना लेंगे तो इसकी संभावनाएं बहुत कम होती है। टाइम बिंग हो सकता है कि बाजार ऊपर चली गई लेकिन बाजार नीचे भी जा सकती है, ऐसी स्थिति में हम लॉस बुक कर सकते हैं। तो हमें म्यूचुअल फंड में अधिकतम पैसा वो रखना पड़ता है इक्विटी बेस्ड में। म्यूचुअल फंड में कई बेस होते हैं, एक होता है सिक्योर फंड, एक इक्विटी फंड। इक्विटी फंड में हम जो निवेश करते हैं यानी लॉन्ग टर्म में निवेश करेंगे तो हम जोखिम वाले फंड में निवेश करेंगे। क्यों? क्योंकि जोखिम वाले फंड हमें लॉन्ग टर्म में बेटर रिटर्न्स देते हैं, और शॉर्ट टर्म में अगर मुझे जाना है तो हम वो स्क्रिप्ट लेंगे जो हमारे सिक्योर्ड फंड को बेस करती हो। सुशील जी, साधारणतः धारणा ये लोगों में है कि म्यूचुअल फंड बाजार पर निर्भर रहता है और बाजार में फ्लक्चुएशन होता रहता है, तो उनकी अवधारणा है कि पैसा सुरक्षित नहीं दिखता है ना। ऐसे में म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करना सही रहेगा? नहीं, बिल्कुल सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। म्यूचुअल फंड मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। हम पहले अपना होरिजन डिसाइड करें। यदि मुझे कोई पैसा 10 साल से एबव रखना है, मिनिमम 5 ईयर प्लस रखना है, इससे कम नहीं, तो हम म्यूचुअल फंड के इक्विटी बेस्ड स्कीम्स में जा सकते हैं।
सेक्टर फंड में जा सकते हैं। लेकिन यदि मेरे पास टाइम कम है तो म्यूचुअल फंड की हम डेट स्कीम में जाएंगे। डेट स्कीम में जाने से हमारा पैसा सेफ रहेगा, मार्केट का बड़ा जोखिम हमारे पास नहीं रहेगा। जोखिम तो रहेगा, डेट फंड में भी जोखिम होता है, लेकिन डेट फंड में उतना जोखिम नहीं होता है, लेकिन हमारा रिटर्न परसेंटेज घट जाता है। फिर भी हमें जो डेट फंड में जाने पर जो रिटर्न परसेंटेज आते हैं सामान्यतः 7% से लेकर 10 और 11% तक हमें रिटर्न्स मिल जाते हैं, जिसमें बैलेंस फंड भी आते हैं, है ना, और प्योर डेट होते हैं। तो हमें इस प्रकार से रिटर्न्स मिल जाते हैं। लेकिन वो रिटर्न्स के लिए मुझे तभी सिलेक्शन करना होता है जब मुझे शॉर्ट टर्म में जाना होता है। तो सिर्फ ये बताइए, एक सिप होता है, हाँ, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हाँ, ये म्यूचुअल फंड का एक पार्ट है। हाँ, तो इसमें लोग कहते हैं इसमें निवेश करो हाँ, पैसा, ये कहां तक सही रहेगा हाँ, लोगों के लिए? इसमें पैसा सुरक्षित है देखिए, और आय में वृद्धि होगी? बिल्कुल। देखिए मैं बताता हूं, एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वो निवेश जो सिस्टमैटिक तरीके से हमारे खाते से जाता है। इसमें जोखिम डायरेक्ट इक्विटी में निवेश की अपेक्षा कम होता है। उसका कारण यह होता है कि सपोज आज एक एग्जांपल लेते हैं, आज सपोज बाजार हमारी 75,000 है, ठीक है। आज मैंने एक सिस्टमैटिक निवेश का ऑप्शन दे दिया और मेरे बैंक से एक अमाउंट जो हमने निर्धारित की है 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, जो भी हमने अमाउंट निर्धारित की है, वो अमाउंट मेरी एक डेट, सर्टेन डेट को कट गई। पहले सिप की जो अवधारणा है, इसका बेस क्या है? सिप, बेस हाँ, बताइए। हाँ, हाँ, हाँ। सिप क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। ये म्यूचुअल फंड में निवेश का एक तरीका है। म्यूचुअल फंड में हम जाते हैं तो जब हम एक मुश्त लेके जाते हैं, बजाय शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है सिप में? नहीं, सिप भी आपका लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म, हाँ, शॉर्ट टर्म नहीं है। अच्छा। सिप का इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म ही होता है। शॉर्ट टर्म में जाने के लिए सिप का इन्वेस्टमेंट उपयुक्त नहीं है, ठीक है। सिप का मतलब होता है कि हम म्यूचुअल फंड में ही निवेश कर रहे हैं, लेकिन हम उस निवेश को एक सिस्टमैटिक करते हैं, जिसमें एक नियमित अंतराल में हमारा पैसा उस म्यूचुअल फंड में निवेश होता रहे। बनाया कि हमने 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 कोई एक अमाउंट मैंने तय कर ली कि इतना मेरी एक सैलरी है, इसमें से प्रतिमाह मैं ये 5,000 रुपया निवेश कर सकता हूं। इस 5,000 के निवेश से मेरे वर्तमान एक्सपेंसेस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये 5,000 जो मैं निवेश कर रहा हूं, इस 5,000 के निवेश से एक टाइम होरिजन आपने डिसाइड कर लिया, 10 साल, 15 साल, 12 साल, जो भी आपने एक टाइम होरिजन डिसाइड किया कि इतने साल बाद मुझे फलाने खर्च में इतने पैसे की आवश्यकता होगी, वो खर्च मेरा ये पैसा कंप्लीट कर देगा। इस होरिजन को लेकर के हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में जाते हैं। मेरे पास निवेश के लिए एक मुश्त पैसा नहीं होता है, या है भी तो भी हम सिस्टमैटिक को इसलिए चूज करते हैं ताकि मेरा थोड़ा थोड़ा पैसा आसानी से जमा होता रहे और मुझे एक बेटर रिटर्न मिल जाए। इसका एडवांटेज ये है कि आदमी के पास इकट्ठा तो पैसा होता नहीं है, हाँ, थोड़ा थोड़ा बचत होती है, इससे आगे चलकर हाँ, इकट्ठा पैसा हो जाता है। इकट्ठा पैसा हो जाता है और निवेश के लाभ भी ज्यादा होते हैं। कैसे होते हैं वो? सपोज जैसे मैं वही बताने जा रहा था आपको कि सपोज जैसे 75,000 बाजार है, आज मैंने 75,000 पे मेरे 5,000 रुपए कट गए। 75,000 के समय अगर मान लीजिए किसी एक फंड की एनएवी 10 रुपए है, तो 75,000 पे हमने जो यूनिट परचेज हुए वो किस रेट पे परचेज हुए? 10 रुपए। 10 पे परचेज हुए। यदि 10 रुपए पे परचेज होते तो हमें जो कितने यूनिट मिले? 500 यूनिट मिले। 5,000 रुपया लगाया तो हमें 500 यूनिट मिल गए। अगर कल बाजार 75,000 से अगले माह घटकर 73,000 हो गई, ठीक, और हमारी एनएवी घट के रह गई, मूलधन जो 10 रुपया था वो घट गया और घट के 9.5 रुपया हो गया। तो 9.5 रुपए के हिसाब से अब मुझे कितने यूनिट मिलेंगे? ज्यादा मिलेंगे। जो मुझे 500 यूनिट मिले थे, उस 500 यूनिट से मुझे कम से कम 50 यूनिट बढ़ के मिलेंगे। अतिरिक्त मिले तो 50 यूनिट मुझे ज्यादा मिले। अब मेरे यूनिट की संख्या हो गई 1,000 होने की बजाय
1050 हो गए ना, तो 50 यूनिट मेरे सरप्लस हो गए। बाजार गिरी, मैं कोई पैसा निकाल तो नहीं रहा हूं, मेरा तो निवेश हो रहा है। अगले महीने फिर वो बाजार गिर के आ गई 70,000 पर, ठीक, 70,000 पे मेरे 5,000 रुपए फिर निवेश हो गए। उस 5,000 पे अब एनएवी गिर के हो गई 9 रुपया। तो जब 9 रुपया हो गई तो अब हमें कितने यूनिट मिलेंगे? यूनिट में वृद्धि होगी, वृद्धि हो गई, लगभग 600 यूनिट के आसपास हो गया। तो जो 600 यूनिट हो गया, तो अब मेरे टोटल यूनिट कितने हो गए? अब मेरे हो गए जाकर के 1500 के स्थान पर 1650, यानी 150 यूनिट मेरे सरप्लस हो गए। हो गए। अब अगर आपने यही क्रम आपका कंटिन्यू चलता रहा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, एनएवी घटती और बढ़ती रही, तो आपका जो एवरेजिंग है वो आपको क्या मिलेगा? एवरेज। सपोज जैसे आपने 10 रुपए से शुरू किया और जब आप विड्रॉल कर रहे हैं उस समय एनएवी 20 रुपए है। कितनी है? 20 रुपए। 20 रुपए एनएवी है, लेकिन आपने 10 रुपए से स्टार्ट किया तो 20 रुपए पे निकालना है, तो अगर आपने लमसम लगाया होता तो 10 से 20 में आपका पैसा कितना होता? डबल। लॉन्ग टर्म लगाया, आपका पैसा डबल हो गया। लेकिन यहां पर आपका डबल की जगह 3 गुना होगा। कैसे? क्योंकि आपने 9.5 में भी लगाया, आपने 9 में भी लगाया, आपने 11 में भी लगाया, आपने 12 में भी लगाया, आपने 8 में भी लगाया है, तो आपके फंड की क्या हो गई? एवरेजिंग। और जब एवरेजिंग हो गई तो आपको बढ़े हुए यूनिट का जब 20 से मल्टीपल होगा, तो आपको जितना बढ़ा हुआ यूनिट था उस बढ़े हुए यूनिट का आपको एक्स्ट्रा पैसा मिला, आय में वृद्धि होगी इससे, है ना? तो आपकी आय में वृद्धि हुई। इसलिए एसआईपी एक बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का। अच्छा सुजीत जी बताइए, जो लाइफ इंश्योरेंस है इस पे पहले पैसा इन्वेस्ट करते थे, कि ये होता है इसमें रिस्क कवरेज भी होता था, और आयकर में भी छूट मिलती, जो इसमें पैसा में वृद्धि होती थी उसमें आयकर पे छूट होती थी। तो मध्यम वर्ग मुख्यतः एलआईसी में पैसा इन्वेस्ट करता था। पर इस 2025-26 फाइनेंशियल के जो बजट सरकार ने पेश किया है उसमें 12 लाख तक आयकर में छूट है जी। तो अब बताइए इस दशा में एलआईसी में पैसा निवेश करने का क्या तात्पर्य है? देखिए, इसकी आवश्यकता है? सबसे पहली बात तो, क्योंकि भाई रिस्क कवरेज तो आपने कई ऐसी पॉलिसी चल रही, कई ऐसी हैं कि रिस्क कवरेज है, एलआईसी के अलावा भी कई संस्थाएं हैं वो रिस्क कवरेज कर रही हैं। तो इस समय एलआईसी में पैसा निवेश करना क्यों आवश्यक है? देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात तो मैंने अभी आपको बोला कि बड़े शहरों में तो कुछ जागरूक हो गए, लेकिन छोटे शहरों में अभी लोग जागरूक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अभिकर्ता उनको बता देता है वो उसी को फॉलो करते हैं और उसी के अनुसार निवेश करते हैं। एलआईसी आपका निवेश करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। पहले आप ये समझिए कि एलआईसी आपका निवेश करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि एलआईसी का काम होता है आपकी लाइफ को सिक्योर करना। नाम भी इसका, नाम से ही तात्पर्य जी, लाइफ इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस, ना कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी, पर ये अभिकर्ता मिसगाइड कर देते हैं। नहीं, मिसगाइड नहीं करते। लोगों की आवश्यकता है, लोगों को भी लगता है यही बेटर है, और अभिकर्ताओं को भी अधूरी जानकारी की वजह से वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे उसको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जबकि एलआईसी कभी नहीं कहती कि हम आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न दे रहे हैं। वो स्पष्ट बोलते हैं कि मेरे पास जो भी पैसा सरप्लस होगा उस सरप्लस पैसे से मैं आपको लाभ के तौर पे बोनस आपको दूंगा। वो बोनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी आपके पैसे को, जो सरप्लस पैसा है, उस पैसे से यदि संस्थान कोई लाभ कमा के लाता है तो उस लाभ को आपको शेयरिंग कर देते हैं बोनस के रूप में। ना कि उस पर कोई ये होता है कि आपका कोई इन्वेस्टमेंट है और उस इन्वेस्टमेंट पे वो आपको रिटर्न्स देते हैं। ठीक है, तो वर्तमान समय में जैसे अब आपने बोला कि 12 लाख की छूट हो गई, तो अब हमें इनकम टैक्स को बचाने के पैसे को, जो सरप्लस पैसा है, उस पैसे से यदि संस्थान कोई लाभ कमा के लाता है तो उस लाभ को आपको शेयरिंग कर देते हैं बोनस के रूप में। ना कि उस पर कोई ये होता है कि आपका कोई इन्वेस्टमेंट है और उस इन्वेस्टमेंट पे वो आपको रिटर्न्स देते हैं। ठीक है, तो वर्तमान समय में जैसे अब आपने बोला कि 12 लाख की छूट हो गई, तो अब हमें इनकम टैक्स को बचाने की आवश्यकता नहीं है, तो अब मुझे एलआईसी की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं है,
LIC एक अलग चैप्टर है। हम यही कहेंगे कि सरकार को इस दिशा पे कठोर कदम उठाने चाहिए, कठोर कानून बनाने चाहिए, कठोर कानून बनाने चाहिए कि यदि इन कंपनियों को आप किसी प्रकार का लाइसेंस देते हो तो लाइसेंस देने के साथ साथ इन कंपनियों पर प्रॉपर नजर होनी चाहिए, इनका प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए, इनकी रकम कैसे आ रही है इस रकम को प्रॉपर इस पर एक सिस्टमैटिक गाइड होना, गाइडेंस नहीं, होनी ये चाहिए। भी देखना चाहिए, ये कह रहे हैं कि इतने परसेंट देंगे, बढ़ा के दे रहे हैं, ये कहां से इन्वेस्ट देंगे, जी है ना? ये अगर उन्होंने बोला कि मैं 12% रिटर्न 12% तो दूंगा, कैसे दोगे बताओ? और दूसरी बात है एजेंट्स को भी आप बोल रहे हो, जहां एजेंट्स को अन्य स्कीमों में 50 पैसे का कमीशन मिलता है और आप 2% कमीशन 3% कमीशन देते हो, तो ये 2% 3% 4% कमीशन कहां से देते हो? और यदि आप प्रॉपर नहीं दे पा रहे हो तो इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं हमारे गलत सिस्टम का गलत मिसयूज कर रहे हो, है ना? तो ये मिसयूज जो होता है ये रोकने के लिए जिम्मेदारी सरकार की, हाँ, सरकार की, क्योंकि बेरोजगार युवा, आप एक बात समझिए, इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है, पढ़ते तो सब हैं लेकिन उसके बावजूद भी इस पर गहनता से लोग नहीं पहुंच पाते, धोखा खा जाते। कितना भी आप कहते हैं कि हमने ग्रेजुएट किया है, पोस्ट ग्रेजुएट किया है, पोस्ट ग्रेजुएट करने के पश्चात भी आप कहीं ना कहीं इसके भ्रमजाल में फंस जाते हो। नहीं सुशील जी, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि बेरोजगारी है, बेरोजगार आदमी अगर कुछ उसको मिलता है, इतने परसेंट कमीशन मिल रहा तो आकर्षित होता है और वो किसको आकर्षित करता है? वो अपने निवेशक को आकर्षित वो करता है, अपने जो परचेज है उनको ले आता है कि इन्वेस्ट करो पैसा। हाँ, वो उसको बताता है कि 12% मिलेगा, तो उसके मन में लालच आता है कि भैया हमें 4% 5% ज्यादा मिल रहा है तो यार ऐसा करो, इसमें नहीं इसमें निवेश करो, और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेता, मैं तो हूं। हाँ, ऐसी स्थिति में क्या होता है, हालांकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है या नहीं लेता है, वो लालच बस इस प्रकार के कदम उठाता है, उसको कमीशन मिल रहा है, हाँ, इसलिए और वो करता भी है। और ऐसी स्थिति में जो इस तरह के कमिटमेंट करते हैं या नहीं करते हैं, कुल मिलाकर के द्वंद्व तो अभिकर्ता और निवेशक के बीच ही होता है, और रातों रात वो फंड कंपनी भाग भी जाती है, कंपनियां भाग जाती हैं, तभी तो द्वंद्व उत्पन्न होता है दोनों में, अभिकर्ता को पकड़ते हैं। यस, और तब उस समय देखिए निवेशक अपनी जगह सही, क्यों? क्योंकि वो सोचता है भैया एडवाइस तो तुम्ही ने किया था कि भैया तुमने कहा था लगाओ, तो हमने तो पहले आपको देखा और आपने कहा 12% मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, तो हमें 12% की वजह से हमने आपके पास निवेश किया। ठीक, अब द्वंद्व कहां होता है? द्वंद्व ये होता है कि निवेशक अपना 12% तो भूल जाता है कि हमने लालच की 12% की, जितना गलती अभिकर्ता की है उतनी ही गलती निवेशक की भी है, लेकिन इन दोनों से ज्यादा गलती सरकारी नियमावली की है, क्योंकि सरकार को पैनी नजर रखनी चाहिए जी इन फाइनेंशियल कंपनी। एक बेरोजगार युवा को नहीं मालूम कि इकोनॉमी के कौन कौन से सिद्धांतों पर चर्चा करनी भाई चाहिए। वो तो रोजगार की तलाश में होता है, जहां उसको मिलता है उधर आकर्षित हो जाता है, जी, उसके माध्यम से निवेशक आ जाते हैं, तो वही जो है ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम की कमी, इस सिस्टम पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है और ऐसे लोगों को, ऐसे फाइनेंस सेक्टर की कंपनियों पर लगाम लगानी चाहिए, जो कि नहीं तो कल ये कभी भी जो आए दिन घटनाएं घटित होती हैं बनाने चाहिए। इन घटनाओं को रोकने के लिए, इन अव्यवस्थित खर्चों को रोकने के लिए सरकार को कठोर कानून बनाना चाहिए। अब नेक्स्ट, ये बीच में आ गया फाइनेंस वाला, नेक्स्ट प्रश्न जो आपका ये था कि वो निवेश कहां करें, ऐसे व्यक्ति जो है बैंक में निवेश करना कितना सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, फिक्स डिपॉजिट में करें या जी, तो उसको निवेश के तौर पे देखिए, हमने आपको बताया यदि उसकी एज ज्यादा है तो हम एक सिक्योर्ड फंड में अपने फंड को रख सकते हैं, बैंक में रख सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में रख सकते हैं और म्यूचुअल फंड के सिक्योर्ड फंड में रख सकते हैं। इन जगह पे हम निवेश कर सकते हैं अपने फंड को। हम कंपनियों में भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन कंपनी की भी मुझे पोजीशन देखना आवश्यक होता है कि उस कंपनी की एक्चुअल बैलेंस शीट क्या है। रिस्क की बात अगर बात करते हैं तो रिस्क बैंक में भी है, रिस्क प्रत्येक निवेश में है। आम आदमी बैलेंस शीट क्यों ध्यान नहीं देता है, हाँ,
क्योंकि वो अर्थशास्त्र से तो संबंध उसका होता नहीं है। हाँ, तो बैलेंस शीट वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता जी। लेकिन निवेशक को भी इस चीज पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जागरूकता कड़ी में उसे ये मान लिख के चलना चाहिए कि निवेश हमेशा जोखिमपूर्ण होता है। आप ये मान के चलें कि हम बैंक में रखेंगे तो निवेश में जोखिम नहीं है, तो जोखिम है। आप घर में रखेंगे तो निवेश घर में रखने पे जोखिम नहीं है, तो जोखिम है। आप अपने धन को कहीं पर भी रखते हैं तो वहां पे जोखिम कुछ ना कुछ प्रतिशत होता है। लेकिन फिर भी हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए बैंक का सहारा लेना चाहिए। बैंक हमारे लिए की उपयुक्त जगह है। यदि मेरे पास टाइम होरिजन है तो हम म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। मुझे अगर हम टोटल संक्षिप्त में पूरी बात करें तो हमें एक पोर्टफोलियो बना के ही निवेश करना चाहिए। हमें कितना पैसा बैंक में रखना है, कितना पैसा पोस्ट ऑफिस में रखना है, कितना पैसा हम म्यूचुअल फंड में रखना है, म्यूचुअल फंड के किस किस पोर्टफोलियो में रखना है। अब अगर एक बात और शायद आप प्रश्न मैं बताता हूं आपको कि जैसे म्यूचुअल फंड के निवेश की भी बात आती है कि म्यूचुअल फंड कौन सा बेटर है, हम इसको कैसे सेलेक्ट करें, यह भी बड़ा प्रश्न है। म्यूचुअल फंड किस म्यूचुअल फंड में लगाएं, किस म्यूचुअल फंड में लगाएं, ये सिलेक्शन आपका, ये भी बहुत टफ है। तो हम इसमें दो बात बोलेंगे। पहली बात तो ये कि कोई भी इन्वेस्टमेंट आप डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने व्यवसाय अपने कार्य में कहीं ना कहीं व्यस्त होता है। यदि वो डायरेक्ट निवेश करता है तो वो अपने पोर्टफोलियो पर प्रॉपर नजर नहीं रख सकता है, नहीं रख पाएगा। उसे नहीं मालूम कि जिस पोर्टफोलियो में हमने निवेश किया है उस पोर्टफोलियो की वर्तमान की स्थिति क्या है, और जब उसे पोर्टफोलियो की स्थिति नहीं पता होगी तो वो अपने निवेश में लॉस उठाने की संभावनाएं अधिक होंगी। तो डायरेक्ट निवेश नहीं करना चाहिए। अब हम इसके लिए सिलेक्शन कैसे करें? अब हम इसके लिए सिलेक्शन करेंगे योग्य ब्रोकर की, योग्य एडवाइजर की। हम योग्य एडवाइजर की बात कर रहे हैं। सुशील भैया, योग्य एडवाइजर, योग्य ब्रोकर कैसे हम चिन्हित करेंगे ये योग्य है? जी, आजकल उसमें भी दिग्भ्रमित कर देते हैं। बिल्कुल। हम जब भी एडवाइजर के साथ बात करें तो हम एडवाइजर की बात को ना माने, हम निवेश के बहुत सारे पॉइंट्स खुद जनरेट करें और उन पॉइंट्स को हम उस एडवाइजर से डिस्कस करें। जब आप अपने पॉइंट्स उस एडवाइजर के साथ डिस्कस करेंगे आपको पता लग जाएगा कि यह हमारा एडवाइजर योग्य है अथवा नहीं। ठीक है। अब जैसे हमने म्यूचुअल फंड निवेश की बात आपने की, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा होता है, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं होता है। देखिए, टाइम बीइंग सेक्टोरियल फंड बहुत अच्छा होता है। कैसे अच्छा होता है? टाइम बीइंग। ठीक। टाइम बीइंग का मतलब क्या हुआ? हमने सपोज आज हमने इंफ्रास्ट्रक्चर उठा लिया, सरकार की कुछ ऐसी नीतियां चल रही हैं जिसपे इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है, तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में रिटर्न्स बना लेंगे। लेकिन सरकार चेंज हुई, प्लानिंग बदली, और प्लानिंग बदलने पे कुछ ऐसा हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बजाय इंडस्ट्री पर जोर हो गया, तो अब मेरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निवेश था वो तो डाउन करने लगेगा ना। बिल्कुल। तो हमें योग्य एडवाइजर की इसीलिए आवश्यकता थी ना कि मेरे फंड को मुझे प्रॉपर समय पे बताए कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर में फंड में पैसा रखना उपयुक्त नहीं होगा। समय समय पर वो गाइड करता है। यदि हम फिर भी निवेश करते हैं, मुझे कोई योग्य एडवाइजर नहीं मिल रहा है, तो हम सिलेक्शन एक कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। वो भी लॉन्ग टर्म के लिए हम मल्टी एसेट फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक। मल्टी एसेट करेंगे, उस साथ में डाइवर्सिफाइड फंड को करेंगे। मल्टी एसेट फंड का मतलब होता है कि जो भी एसेट है, जो भी फंड हम सेलेक्ट कर रहे हैं, मल्टी एसेट का मतलब हुआ कि उसमें लो कैप भी होगा, उसमें मिड कैप भी होगा, उसमें लार्ज कैप भी होगा, उसमें ब्लू चिप भी होगा। हम लॉन्ग टर्म पे निवेश किया है तो लॉन्ग टर्म को लेकर के यदि कभी ब्लू चिप ने एक रेशियो बना के रखा है कि ना ये बहुत ऊपर जाता है ना ये बहुत नीचे जाता है, तो आपके पैसे को सेफ रखता है। मिड कैप पे आते हैं तो मिड कैप में संभावनाएं बढ़ने की ज्यादा होती है और गिरने की भी संभावना होती है। लो कैप में हमें गिरने की संभावनाएं बहुत होती हैं
और बढ़ने की संभावनाएं भी बहुत होती है। ठीक, तो लो कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ब्लू चिप कैप। ठीक, तो जब ये मल्टी कैप हम सेलेक्ट करते हैं तो हम एक बेटर फंड सेलेक्ट करते हैं। अब एक बात और आती है, जब हमने मल्टी कैप सेलेक्ट कर लिया है उसमें भी हम ये देखते हैं कि ये मेरा फंड डाइवर्सिफाइड है कि नहीं है। डाइवर्सिफाइड का मतलब होता है कि हम एएमसी को यह पावर देते हैं कि वो मेरे फंड को, यदि उसे लग रहा है कि लो कैप बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो लो कैप से फंड को निकाल कर शिफ्ट कर ले ऊपर के फंडों में। ठीक है ना, तो ये इसलिए हम डाइवर्सिफाइड करते हैं। तो हम अगर कम से कम एडवाइस लेते हैं और कम से कम एडवाइस मुझे प्रोवाइड हो पाती है तो हम मल्टी एसेट फंड, मल्टी एलोकेशन फंड और मल्टी एलोकेशन फंड को हम सेलेक्ट करेंगे लॉन्ग टर्म पर। ठीक है, अब रहेगी बात सीनियर सिटीजन्स के लिए। क्या आपने पोस्ट ऑफिस में ब्याज कम है, बैंक में ब्याज कम है और सीनियर सिटीजन्स के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको भी तो चाहिए निवेश। तो उनके लिए एक स्कीम है, भारत सरकार की है, वय बंधन योजना। उस स्कीम में 15 लाख रुपए तक का निवेश कर सकता है सिंगल लाइफ पे। और यदि दो सीनियर सिटीजन है यानी हस्बैंड वाइफ दोनों सीनियर सिटीजन हैं तो 15 और 15 30 लाख रुपए तक आप निवेश कर सकते हो। कितना उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट? उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.4%। ठीक है, तो 7.4% से रिटर्न से उनको एक फिक्स इनकम मिलती है जिसके माध्यम से वो अपने खर्चे को प्रॉपर निर्वहन कर सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो ये भी एक बेटर इन्वेस्टमेंट है कि इस तरह से भी वो निवेश कर सकते हैं। दूसरी चीज, जिसमें किसी प्रकार का कोई जीएसटी नहीं लगता। अच्छा, इसमें जीएसटी नहीं लगता है। अब रिटर्न से इनकम आपकी 12 लाख तक सेव हो ही गई है, तो इससे जो इनकम आएगी वो भी आपके 12 लाख के एबव जाएगी तो ही टीडीएस आएगा, टैक्स आपको देना होगा। नहीं आती है तो आपको टैक्स नहीं देना है। अगर 15 दूनी 30 लाख रुपए का निवेश करते हो तो 9 दूनी 18,500 रुपए आपकी इनकम हुई। 18,500 मल्टीपल 12 करोगे तो आपको 12 लाख की इनकम नहीं। अब आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। ठीक है, जीएसटी भी नहीं देना और कोई भी टैक्स भी नहीं देना है। तो सीनियर सिटीजन के लिए वय बंधन योजना, भारत सरकार की प्रधानमंत्री वय बंधन योजना भी एक उपयुक्त साधन है। ये 15 लाख रुपए इसकी अपर लिमिट है। अपर लिमिट है जी। आज चर्चा बहुत महत्वपूर्ण थी कि मध्यम वर्ग के जो आय स्रोत बढ़ा है, ये भारत सरकार की 2025-26 के लिए बजट घोषणा में इन्होंने 12 लाख के ऊपर 12 लाख तक आयकर में छूट दी है। इससे मध्यम वर्ग के हाथों में पैसा बचेगा और इस पैसे को कहाँ निवेश करें, इसलिए इसमें स्टूडियो में पारदर्शी विकास समाचार पत्र के संपादक सुशील कुमार को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने इस पर विस्तृत रूप से जानकारी दी कि आप म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं, सिप में भी कर सकते हैं, LIC में भी आवश्यकता है और इसके अलावा बैंक में भी कर सकते हैं। और सीनियर सिटीजन के लिए भी अच्छी योजना बताई, उसकी लिमिट 15 लाख थी और अच्छी अच्छी बातें की। इसलिए आप सब समस्त लोग इस प्रचार से लाभान्वित होंगे और मैं सुशील कुमार जी को धन्यवाद देता हूँ। आप हमारे स्टूडियो में आए और आप समस्त लोगों को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।